ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम रोंग होता है। वो अभी अभी जेल से छूटकर निकल रही होती है और सूरज की तरफ ऐसे दिखती है जैसे उसे कितने सालों से नहीं देखा है। वो सोचती है कि 3 साल बीत गए। तभी हम फ्लैशबैक में 3 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल में थी। तभी उसके पास मिस्टर फैन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और बताता है जिनने किसी को कार से मार डाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका ब्लेम तुम ले लो, क्योंकि वो अभी काफी छोटी है और काफी डरी हुई है। उसने खुद को चोट भी पहुंचाई है, यहाँ तक उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। रोंग कहती है क्या वो छोटी है? वो पूरे 22 इयर्स की हो गई है और तुम उसे छोटी बोल रहे हो? मैं जो अब 24 इयर्स की हूँ तो तुम मुझे उसका ब्लेम लेने के लिए कह रहे हो और अपनी जान कुर्बान करने के लिए कह रहे हो, बस उसके ब्लेम को छुपाने के लिए। मिस्टर फैन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसकी भरपाई तुमसे मैरिज करके कर दूंगा और हम कितने सालों से साथ में हैं। मैंने उसे अडॉप्ट किया है तो मैं उसे यूं बर्बाद होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। लेकिन रोंग अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है अगर मैं इस चीज से मना कर दूं तो। वो कहता है कि तुम्हारे डैड अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और ये जो हॉस्पिटल है वो फैन फैमिली से ही जुड़ा है, तो तुम सब समझ ही गई होगी। जिस पर वो जाने के लिए हाँ कर देती है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। मिस्टर फैन उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जेल में तुम्हारी अच्छी सी देखभाल कराऊंगा, और उसके सामने से रोंग को ले जाते हैं। बाद में जब रोंग जेल जाती है तो उसे बहुत से कैदियों के रूम में रखा जाता है जहाँ शायद उन्होंने उसे बहुत बुली किया होगा। प्रेजेंट में उसके पास जिन आती है, जहाँ पर वो अंदर बैठती है तो वहाँ गिफ्ट रखा होता है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये गिफ्ट स्पेशली आपके लिए मिस्टर फैन ने मंगवाया है। वो उस ड्रेस को ओपन करती है तो उसमें रेड कलर की ड्रेस होती है जहाँ वो अपने पास्ट के सीन को याद करने लगती है। जेल में उसे सभी मिलकर काफी बुली किया करते थे और बोलते थे हमने सुना है तुम स्टेज पर मेंस को सेड्यूस करती हो और काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनाती हो। इसी तरह तो तुमने मिस्टर फैन को भी सीड्यूस किया था ना, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी बॉडी पर ऐसा निशान करेंगे जिससे दोबारा तुम रिवीलिंग ड्रेस पहनने का सोच भी नहीं सकती। और वो यही बातें सोचने लगती है कि मैं ये ड्रेस का क्या करूंगी, मेरा पूरा बॉडी निशान से भरा हुआ है और मैं ये ड्रेस पहन भी नहीं पाऊंगी, इसलिए वो उसे बंद कर देती है। सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर फैन आपको खुद लेने आने वाले थे, लेकिन वो भी मिस जिन की बर्थडे पार्टी में बिजी है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। जिस पे वो कहती है कोई बात नहीं और सोचती है कि मेरा मिस्टर फैन के लिए प्यार जेल में ही खत्म हो गया था। अगर मेरे डैड उसके पास नहीं होते तो मैं कभी उसे देखने ना जाती। सेक्रेटरी फिर उसे पार्टी में ले जाती है जहां वो मिस्टर फैन को देखती है। वो पूछता है तुमने मैंने जो ड्रेस दिया था उसे क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया था। वो कहती है मैं उसे नहीं पहन सकती और जल्दी से अपने डैड के बारे में पूछती है। वो अंकल के बारे में बताने नहीं रहा होता, लेकिन तभी वहाँ जेन आ जाती है और उसके ताई को ठीक करते हुए कहती है अंकल मैं आपके ताई को हमेशा ठीक करती हूँ, आप बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते। जिस पर मिस्टर फैन उसे कहता है तुम सबसे अच्छी हो। इधर वो उन दोनों को इतना क्लोज देखती है तो सोचती है कि मिस्टर फैन का प्यार मेरे लिए बिल्कुल नहीं रहा है और 3 सालों में सब कुछ बदल गया है। मिस्टर फैन जिन को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है यही 3 सालों में तुम्हारे डैड का ध्यान रखते आए हैं, इसलिए तुम्हें इसे थैंक यू बोलना चाहिए। तो जिन कहती है तुमने मिस रॉन्ग हो, तुम जेल से बाहर आ गई पर तुमने अपना वेट लॉस कैसे कर लिया? अंकल ने तो तुम्हारे देखभाल के लिए स्पेशल किसी को भेजा था। जिस पे वो सोचती है कि इसका मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें इन्होंने दोनों की प्लानिंग थी। तभी मिस्टर फैन पूछता है क्या हुआ, तो वो जल्दी से अपने डैड के बारे में पूछने लगती है। जिन सोचने लगती है मुझे अभी अंकल को ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि उसके डैड के साथ क्या हुआ, इसलिए जल्दी से बोल देती है अरे तुम अभी अभी बाहर आए हो, इतनी जल्दी क्या है मिलने के लिए, पहले तुम पार्टी अटेंड कर लो। और फिर वो मिस्टर फैन को वहाँ से अंदर ले जाती है। रोंग को भी पीछे पीछे आना पड़ता है क्योंकि उसे अपने डैड का पता चाहिए होता है। मिस्टर फैन से कोई क्लाइंट बात करने लगते हैं और उन्हें बिजनेस के बारे में डिस्कस करना होता है, इसलिए जिन कहती है आप अंकल जाइए, रोंग का मैं ध्यान रख लूंगी। इसलिए मिस्टर फैन वहाँ से चला जाता है। इसका फायदा उठाकर जिन रोंग को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है ये रोंग है जो अभी जेल से बाहर आई है और ये हमारे अंकल की गर्लफ्रेंड है। जिस पर उसकी सभी फ्रेंड्स बोलने लगती हैं तुम क्या मजाक कर रही हो, तुम्हारे अंकल की सबसे क्लोज तो तुम ही रहती हो और देखो तुम्हारे लिए ही तो तुम्हारे अंकल ने लगभग 200,000 के डेकोरेशंस की हैं सिर्फ तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए। ये सुनकर रोंग सोचने लगती है क्या 200 रुपए, जबकि मिस्टर फैन ने मेरे डैड के इलाज के लिए 2 लाख की बिल पे की थी और बदले में मुझे जेल भेज दिया था। अभी मुझे पता चल रहा है कि मिस्टर फैन के लिए 2 लाख कितनी मामूली
बात है जो उसने सिर्फ अपने बर्थडे पार्टी में खर्च करती है। जिन अपनी फ्रेंड से कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे अंकल रॉन्ग से काफी प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने 3 सालों से उसके डैड के खर्चे को उठाया है और उनकी देखभाल भी करते आए हैं। पर उसकी फ्रेंड कहती है मुझे नहीं लगता कि ये लड़की तुम्हारे अंकल के लायक है, तुम्हारे अंकल के लायक तो तुम ही बेस्ट हो और तुम्हें अपने अंकल को प्रपोज कर देना चाहिए वरना मौका हाथ से कहीं ना चला जाए। रॉन्ग उनकी बातें चुपचाप सुनती रहती है और जिन कहती है तुम लोग क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे अंकल ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम कौन उनकी फैमिली से बिलोंग करती हो जिससे तुम दोनों तो मैरिज नहीं सकते। पर जिन ड्रामा करते हुए ज्यादा नहीं बोलने का कह रही थी, फिर वो अपनी ही फ्रेंड्स को रॉन्ग का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर मौका मिलते ही उसकी सभी फ्रेंड्स फिर से रॉन्ग को बुली करने लगती हैं और कहती हैं तुमने खुद को देखा है क्या, तुम मिस्टर फैन के लायक भी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मिस्टर फैन जिनसे कितना प्यार करते हैं और तुम उनके बीच में आ रही हो। रॉन्ग खुद को भूली हुई देख अपने जेल के सीन को याद करने लगती है और उसे काफी डर लगने लगता है। इधर जिन अपने अंकल को बुलाती है तो उसके अंकल यानी मिस्टर फैन उसको ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं कि तुम ये पैसे रख लो और रॉन्ग का काफी अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई चीज की प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहती है कि मैं रॉन्ग का अच्छे से ध्यान रखूंगी और मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि अभी तो वो जेल से बाहर आ रही है, फिर भी अंकल उसके लिए कितना चिंता कर रहे हैं और यहाँ तक कि उसके लिए मुझे पैसे भी दे रहे हैं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और वो अपने नेक दिखाते हुए कहती है मेरे नेक पर खुजली हो रही है तो प्लीज आप देख दीजिए, जिस पे वो देखने लगते हैं। इधर उसकी फ्रेंड्स रॉन्ग को दिखाने लगती हैं कि देखो वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, यहाँ तक कि मिस्टर फैन जिन को किस भी कर रहे हैं। जब रॉन्ग ये देखती हैं तो उसे ये देखकर वॉमिटिंग ही आने लगती है और वो जल्दी से बाथरूम भागती है। फिर वो सोचने लगती है मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, वो किसी की भी साथ हो, मुझे उसे क्या करना है। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से छुप जाती है। अंदर जिन और उसकी फ्रेंड आए होते हैं और वो बात करने लगते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड बताती है क्या होगा अगर तुम्हारे अंकल को पता चल जाए कि तुमने रॉन्ग के साथ कितना गलत किया है और उसे जेल में काफी बुलाया कराया है। तो जिन कहती है मेरे अंकल को कभी पता नहीं चलेगा, वो हमेशा बिजी रहते हैं और आगे भी मैं उन्हें देख लूंगी। ये सभी बातें सुनकर रॉन्ग सोचने लगती है तभी तो जब मैं जेल में उसे फोन कर रही थी तब भी मिस्टर फैन ने मुझसे बात नहीं की थी, बल्कि उस वक्त भी जिन ने ही कॉल उठाया था और उसने कहा था कि मैं मिस्टर फैन को परेशान न करूं और वो काफी बिजी हैं। साथ ही उसने मेरे डैड को भी धमकाया, ये धमकी दी थी कि उनकी कंडीशन काफी खराब हो गई है और कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेंगे कि नहीं। फिलहाल मुझे अपने डैड के बारे में चिंता हो रही है और मुझे मजबूरी में मिस्टर फैन के साथ रहना ही पड़ रहा है। इधर जिन की फ्रेंड बात कर रही है कि उनके दोनों की सगाई हो गई है, तो अगर वो मिस फैन बन गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। जहाँ पर जिन कहती है क्या वो मिस फैन बनने का सपना तो छोड़ ही दे वरना मैं उसकी हालत जेल की हालत से भी बुरी कर दूंगी। इधर रॉन्ग सोच रही होती है मैं खुद मिस फैन नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं मिस्टर फैन से काफी दूर हो जाना चाहती हूँ, मैं बस अपने डैड की वजह से मजबूर हूँ। जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर सभी डिनर पार्टी एंजॉय कर रहे थे, जिस पर जिन उसे भी वहाँ बैठाने के लिए कहती है तो रॉन्ग उसे थैंक यू करती है और बैठ जाती है। जिन उसे सूप देने लगती है कि आपको अच्छे से खाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर सूप को गिरा देती है और पूरा सूप रॉन्ग के हाथों पर ही गिरता है। फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देती, लेकिन जिन ड्रामा करने लगती है कि मेरे हाथ हर्ट हो गए हैं, जिस पर मिस्टर फैन उसकी केयर करने लगते हैं और उल्टा रॉन्ग के ऊपर ही चलता है कि तुम अभी आई नहीं कि यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। रॉन्ग जल्दी से माफी मांगने लगती है और उसकी ड्रेस को साफ करने लगती है। मिस्टर फैन सोचने लगता है कि इतने सालों में रॉन्ग की हालत क्या हो गई है। जिन जल्दी से उसे दूर करती है और फिर से ड्रामा करने लगती हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, आपकी फैन से लाई गई ड्रेस को मैंने खराब कर दिया। पर मिस्टर फैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस ऑर्डर कर दूंगा। इधर हम रॉन्ग को देखते हैं जो कि अभी तक उसकी ड्रेस को ही साफ कर रही थी, क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। ये सभी बातों को देखकर सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वैन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, साथ इसके डैड भी हमने सुना था कि बीमार है और इसकी हालत तो देखो ये कैसी हो गई है। हमें नहीं लगता कि मिस्टर फैन को अभी भी वैन फैमिली से मैरिज करने की जरूरत है। मिस्टर फैन आकर रॉन्ग को दूर करता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम होश में नहीं हो और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो गई है। तभी वो उसके हैंड को देखता है जहाँ पर सूप गिरने का निशान था, तो वो चिंता करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ऊपर पूरा सूप गिर गया है और तुमने थोड़ी सी आवाज भी नहीं की।
रोंग सोचती है कि जो कुछ मेरे साथ जेल में हुआ था, जितना मुझे चोट वहाँ पर लगी, उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर फैन उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर जिन को काफी मन में गुस्सा आता है और वो सोचने लगती हैं कि मैं फिर से अंकल को इस लड़की के पास तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, वरना वो फिर से क्लोज आ जाएंगे। बाहर आकर मिस्टर फैन रोंग के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम अंदर काइंड होकर किसको इम्प्रेस करना चाह रही थी, तुम्हारी ये बिहेवियर कब से शुरू हुई है। वो कुछ नहीं बोल रही होती तो वो कहता है कि तुम खुद को देखो, तुम ठीक से खड़ी भी सही नहीं हो पा रही हो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तो वो कह रही थी मेरी जो कुछ भी हालत है वो तुम्हारी वजह से ही तो है। तभी वहाँ जिन आ जाती है और कहने लगती है अंकल आप बाहर क्यों आ गए। वो कहता है कि तुम अपने डिनर करो, मैं अभी रोंग को हॉस्पिटल ले जाऊंगा और वो उसे ले जाने लगता है। तो जल्दी से जिन बोलने लगती है हाँ आप सबसे पहले रोंग का ट्रीटमेंट कराइए, मेरी बर्थडे पार्टी का क्या है, वो तो बाद में भी होती रहेगी। जिस पर मिस्टर फैन रुक जाता है और कहता है नहीं नहीं तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी इम्पोर्टेंट है। रोंग बोलने लगती है कि मैं खुद जाकर घर पर ये सब देख लूंगी। मिस्टर फैन कहता है कि तुम भूल रही हो कि तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट मैं करा रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से मेरी बात मानो। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। बाद में देखते हैं कि घर पर डॉक्टर उसे चेक करती है और उसे मेडिसिन देती है। वो मेडिसिन लेकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। तभी उसे ड्रीम आने लगते हैं कि मिस्टर फैन और वो मैरिज कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ जिन आ जाती है और वो बोलने लगती है कि अंकल आप मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते, जिससे मिस्टर फैन वहाँ से जाने लगते हैं। और जब वो रुकने की कोशिश कर रही थी तभी उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं और रोंग वहाँ पर हेल्प करने के लिए कह रही थी। इधर मिस्टर फैन उसे डरा हुआ देखकर देखने जा रहा था। तभी वो अचानक से चिल्लाते हुए उठ जाती है। मिस्टर फैन कहता है कि तुम कब से इतनी डरपोक हो गई हो, जो कि सोते हुए भी इतनी ज्यादा बुरी तरह से डर रही हो। तभी जिन उसे आवाज लगाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। रोंग वहीं पर आराम से सो जाती है। मॉर्निंग में जिन आकर उसे मारते हुए जगाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, अंकल ने मुझे भेजा है तुम्हें डिनर पर आने के लिए, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, मुझे अच्छे से तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तभी नीचे से मिस्टर फैन आवाज देता है तो वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ। बाद में देखते हैं कि वो सभी मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मिस्टर फैन उसे कुछ सोचते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। रोंग पूछती है मेरे डैड किस हॉस्पिटल में है, जिस पर जिन जल्दी से घबराने लगती है। वो बोलता है तुम्हारे डैड हमारे पर्सनल हॉस्पिटल में है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जिन भी कहती है कि हाँ हम सभी तुम्हारे डैड का अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन रोंग कहती है कि मुझे अपने डैड से मिलना है। तो जिन कहती है अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आई हो। फिर भी रोंग कुछ बोलने वाली होती है। तभी वो कहती है मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, तो क्या तुम मुझे सुना सकती हो। और वो जल्दी से जाकर वायलिन उठाकर लाती हैं, जिसे देखकर रोंग कहती है ये तो मेरा वायलिन है। मिस्टर फैन कहता है कि हाँ पर मुझे लगा कि जिन पर काफी ज्यादा सूट करता है इसलिए मैंने दे दिया है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बाय कर लूंगा। तो सभी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर जेल में कैसे उसे बुलाने वाले लोगों ने जानबूझकर उसके हाथों को हर्ट कर दिया था। प्रेजेंट में जिन उसे बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे वायलिन प्ले कर सुना सकती हो। वो क्या है ना, मैं भी वायलिन की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे सुनना है कि तुम कैसा बजाती हो। वैसे मैंने काफी तुम्हारी तारीफ सुनी है कि तुम बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती हो। रोंग बोल रही थी कि मैं ये नहीं प्ले कर सकती। तो जिन ड्रामा करते हुए कहती हैं लगता है या मुझे सिखाना नहीं चाहती हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे किसी और से ही सिखाना पड़ेगा। मिस्टर फैन कहता है अगर जिन सुनना चाहती है तो तुम क्यों नहीं प्ले कर रही हो, वैसे भी मुझे भी वायलिन सुनने में कितना टाइम हो गया है, तो तुम आज प्लीज हमारे लिए वायलिन प्ले कर दिखा दो। जिस पर रोंग मजबूरन सोचती है कि मुझे वायलिन प्ले करना ही होगा, क्योंकि ये मेरे डैड का भी देखभाल कर रहा है। वैसे भी मेरी मर्जी इसके लिए मैटर नहीं करती। और वो वायलिन प्ले करने लगती हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल भी वायलिन प्ले कर ही नहीं पा रही होती है। एकदम उसका टोन अजीब ही आ रहा था, जिसे सुनकर जिन बहुत खुश हो रही होती है। पर मिस्टर फैन पूछता है तुम वायलिन इतना खराब क्यों प्ले कर रही हो। वो कहती है तुम्हारी वजह से ही आज मैं वायलिन भी नहीं प्ले कर पा रही हूँ। मिस्टर फैन सोचता है कि भले ही 3 इयर्स में उसने प्रैक्टिस ना की हो, पर फिर भी इतना बुरा तो नहीं बजा सकती। रोंग वहाँ से सैड होकर चली जाती है और अंदर जाकर वो अपने हाथों को देखकर इमोशनल होने लगती है कि मेरा सबसे बड़ा सपना था वायलिन प्ले करने का, लेकिन आज मैं वायलिन पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। जिन ये सब सुनकर खुश हो रही थी कि यही तुम्हारी सजा है मेरे अंकल की वुमेन बनने का, और उसे आवाज लगाते हुए कहती हैं कि अंकल ने तुम्हें भी हमारे साथ चलने के लिए कहा है। बाद में देखते हैं कि वो खड़ी होती है, तभी वहाँ कार आती है जिसमें जिन बैठी होती है। रोंग उस कार को देखते हुए सोचती है कि ये कार मिस्टर फैन ने हमारे मैरिज
के लिए खरीदी थी ताकि हम उसमें कहीं भी जा सकें, लेकिन उसने इस कार में किसी और को बिठा रखा। जिन उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ ही चलोगी, पर आगे तो मैं बैठी हूँ, तुम क्यों ना पीछे बैठ जाओ, जिससे रोंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो पीछे बैठ जाती है। जाते समय रोंग नोटिस करती है कि जिन कार में ही चिप्स खा रही है, यहाँ तक कि वो गिरा भी रही थी, जिससे उसे पास्ट का सीन याद आ जाता है। जब वो कार में कुछ खा रही थी तभी मिस्टर फैन ने माना कर दिया था कि कार में कुछ भी नहीं खाया जा सकता, इससे कार गंदी हो सकती है। प्रेजेंट में वो सब सोचकर काफी बुरा फील कर रही होती है कि वो कभी भी मिस्टर फैन के लिए इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। बाद में वो लोग पहुंच जाते हैं तो रास्ते में जब वो जा रही थी तभी वो देख लेती है कि एक कार से मिस्टर फैन और जिन को टक्कर लगने वाली है, इसलिए वो आवाज देती है, पर वो कार सीधे निकल जाती है और मिस्टर फैन जिन को बचा लेता है, लेकिन रोंग गिर चुकी थी। पर मिस्टर फैन उसकी तरफ देखता भी नहीं है और बस जिन की ही फिक्र कर रहा था। बाद में जब उसका ध्यान जाता है तो वो उसकी फिक्र कर पूछने लगते हैं कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। जिन मिस्टर फैन से जल्दी से बोलने लगती है कि हमें अंदर जाना चाहिए वरना हमें देर हो जाएगी। रोंग भी कहती है कि मैं ठीक हूँ, इसलिए मिस्टर फैन वहाँ से जिन के साथ लेकर चला जाता है। रोंग फिर हॉस्पिटल आती है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगती है मिस्टर वेन नाम के पेशेंट हैं, उन्हें किस वार्ड में रखा गया है, पर वो बताती है कि यहाँ पर मिस्टर वेन नाम का कोई पेशेंट नहीं है। रोंग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि उसके डैड यहाँ पर नहीं है और वो ठीक से बताने की कोशिश करती है कि मैं उसे पेशेंट की बात कर रही हूँ जिसका इलाज मिस्टर फैन करवा रहे हैं, लेकिन स्टाफ ऐसे किसी पेशेंट को जानने से मना कर देती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो सभी बातों को सुनकर कहती है कि मैं उसी टाइम की नर्सिंग थी जब आपके डैड मिस्टर वेन को हॉस्पिटलाइज किया गया था और मैं ही उनका देखभाल कर रही थी, जिससे रोंग फिर खुश होकर उनसे पूछने लगती है कि क्या आपको मेरे डैड के बारे में पता है, वो कहाँ पर है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। पर वो नर्स निराश होते हुए बताती है कि 6 मंथ से तुम्हारे डैड का बिल पेमेंट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन काफी सीरियस हो गई थी और हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए 3 इयर्स पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर रोंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो कहने लगती है कि आप क्या बात कर रही हैं, मिस्टर फैन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे डैड का अच्छे से ध्यान रखता आया है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और वो मिस्टर फैन से पूछने के लिए जाने लगती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर वो चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे काफी वीकनेस हो गई थी। तभी वहाँ मिस्टर फैन और जिन आ जाते हैं। मिस्टर फैन उसे ऐसे देखकर कहता है कि तुम ये क्या व्यवहार कर रही हो, तुम्हें बस थोड़ी सी चोट लगी थी, आखिर यहाँ हॉस्पिटल में ऐसे बिहेव करके तुम क्या दिखाना चाहती हो। रोंग तो उसके पागलपन वाले बातों का कोई आंसर नहीं देती, सीधा पूछती है कि तुम बताओ मेरे डैड कहाँ पर है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है, क्या मतलब यही कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, जिस पर वो गुस्से से फिर से पूछती है मेरे डैड कहाँ पर है। वो कहता है कि तुम क्या पूछ रही हो, मैं बोल रहा हूँ ना वो हॉस्पिटल में ही है। वो फिर से पूछती है मेरे डैड कहाँ पर है, जिस पर वो गुस्से से कहता है कि हॉस्पिटल में ही होंगे। तो वो कहती है तुम्हें ये तक पता नहीं है कि मेरे डैड किस वार्ड में भर्ती हैं और तुम बोल रहे थे कि तुम उनका ध्यान रख रहे हो, तुम्हें ये पहले क्यों नहीं पता चला कि मेरे डैड की डेथ 3 इयर्स पहले ही हो चुकी है, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई है और मुझे धोखा दिया। मिस्टर फैन भी ये बात सुनकर हैरान होता है कि इसके डैड तो बिल्कुल सही सलामत है, फिर उनकी डेथ कैसे हो सकती है। जिन जल्दी से बोलने लगती है कि तुम्हें कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तुम्हारे डैड किसी वार्ड में भर्ती होंगे या हॉस्पिटल बहुत बड़ा है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा और तुम ढूंढ नहीं पाओगी। पर इस बार तो वो सीधे उसे चुप रहने का कहती हैं, जिस पर मिस्टर फैन उसे कहने लगता है कि तुम जिनसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो। वो कहती है मुझे मेरे डैड से मिलाना है, मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुनना है, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे डैड की डेथ हो गई है। अचानक से हम देखते हैं कि रोंग सोई होती है और वो जल्दी से घबरा कर उठ जाती है, बोलती है मैं तो हॉस्पिटल में थी। वो जल्दी से जाने लगती है, तभी उसे फिर से वीकनेस फील होने लगता है। वहाँ पर मिस्टर गू आता है तो उसे देखकर रोंग पीछे हटने लगती है। वो कहता है तुम अभी उठी हो और इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उठाते समय आराम से जाना चाहिए, फिलहाल तुम ठीक हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बस वीकनेस फील हुई थी, बाकी सब कुछ ठीक है। और पता नहीं मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें बहुत गहरा चोट पहुँचा है। रोंग उसे हैरानी से देख रही होती है तो वो अपने बारे में बताता है मेरा नाम मिस्टर गू है और मेरे फादर और तुम्हारे फादर काफी अच्छी फ्रेंड है।
लेकिन हमारी फैमिली अब्रॉड में शिफ्ट हो गई और वहाँ पे हमने अपना बिजनेस बहुत बड़ा किया, पर हमें कभी पता नहीं चला कि वैन फैमिली की ये हालत हो गई। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गुरोंग को कॉन्सर्ट करते हुए देखा था और उसका वायलिन बजाना उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तभी से शायद मिस्टर गु उसे लाइक करने लगा। प्रेजेंट में रोंग उसे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो वो हाँ कहता है। रोंग बोलती है कि मुझे मिस्टर फैन से दूर जाना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर उसके हाथों की पट्टियों को हटा देती है। मिस्टर गु उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अब्रॉड लौट जाने की सारी चीजें अरेंज कर दी हैं, पर क्या तुम ये सभी चीजें छोड़कर जाना चाहती हो। वो कहती है मेरे डैड चले गए, अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जिस पर मिस्टर गु मान जाता है। इधर हम मिस्टर फैन को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि अभी तक रोंग आई क्यों नहीं, मेरे अलावा तो वैन फैमिली में कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, फिर वो कहाँ जा सकती है। और फ्लैशबैक के सीन में याद करने लगता है कि किस तरह वो उसके पास आकर पूछ रहा था कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो वो कहती है कि किसने कहा था मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। प्रेजेंट में वो ये सभी बातों को याद कर सोचता है कि जरूर वो पहले की तरह मुझे नौकरी दिखा रही होगी, बस मेरा अटेंशन पाने के लिए। तभी वहाँ जिन आती है और उसे कॉफी देते हुए कहती है कि मैंने इसे बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, आप आजकल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। जिस पर मिस्टर फैन उसे थैंक यू कहता है, तुम बहुत समझदार हो, और कॉफी पीने लगता है। जिन की नजर तभी उसे फोटो पर जाती है और सोचती है कि अब ये यहाँ से चली गई है, फिर भी अंकल ने इसकी फोटो क्यों रखी है, और वो जानबूझकर फोटो को गिरा देती है जिससे वो टूट जाता है। पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि ये फोटो तब की होती है जब रोंग ने ग्रेजुएशन किया होता है और उन दोनों ने साथ में फोटो क्लिक की होती है। प्रेजेंट में वो जल्दी से ड्रामा करते हुए माफी मांगने लगती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर फैन कहता है कि ये बकवास चीज है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, और फोटो को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। जिन तो खुश होकर सोचने लगती है कि लगता है कि रोंग मेरे अंकल के दिमाग से पूरी तरह हट चुकी है, पर मुझे इतना ही सब चीजों से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और भी प्लान करना होगा जिससे कि वो वापस दोबारा आना पाए। फिर वो मिस्टर फैन से कहती है कि मुझे लगता है रोंग हमसे अब नहीं मिलना चाहती है, लेकिन मुझे पता है कि आप उसको बहुत प्यार करते हैं, तो उसे दोबारा से ढूंढने के लिए आपको उसके जेल से बाहर आने की न्यूज मीडिया में फैलानी पड़ेगी, तभी तो वो कहीं भी छुप नहीं पाएगी और हमारे पास आने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। मिस्टर फैन भी सोचता है कि यही चीज से मैं उसे फिर से काबू में रख सकता हूँ। वो काफी गुस्सैल हो चुकी है, उसके गुस्से पर इसी तरह काबू किया जा सकता है, और वो हाँ कर देता है जिससे जिन काफी खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं मिस्टर गु और रोंग एयरपोर्ट पर होते हैं, जहाँ स्टाफ उन्हें वीजा और पासपोर्ट देते हुए अपना डॉक्यूमेंट रखने को कह रही थी। वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाने लगती है। तभी एयरपोर्ट पर न्यूज चलने लगता है वैन फैमिली की डॉटर, जिसने 3 साल पहले ड्रंक हालत में कार से किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और उस पर्सन की डेथ हो गई थी, उसे 2 वीक पहले ही जेल से रिलीज किया गया है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसकी मैरिज मिस्टर फैन से फिक्स की गई है, तो क्या मिस्टर फैन मैरिज करेंगे? आइए देखते हैं और जानते हैं। तभी मिस्टर फैन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे मीडिया वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आप वैन फैमिली की डॉटर से मैरिज करने वाले हैं। मिस्टर फैन तो ऐसे जाता रहा था जैसे उसे मिस रोंग के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही वो उसे मिला है। वो बताता है कि हाँ, वो एक मर्डर है जो कि काफी घमंडी है, उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो मीडिया वाला पर्सन पूछता है, फिर आप जो इतने दिनों से सिंगल है, क्या ऐसा नहीं है कि आप मिस रोंग का वेट कर रहे हैं? वो कहता है, मैं तो बस अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी एयरपोर्ट पर भी सभी बात करने लगते हैं कि मिस्टर फैन की भले ही पहले वैन फैमिली से मैरिज फिक्स हुई हो, लेकिन अब उस पर एक मर्डर का टैग लग गया है, तो मिस्टर फैन को उसे मैरिज नहीं करनी चाहिए। पर दूसरी लड़की बोलती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस रोंग ने खुद पर ब्लेम लिया हो और एक्सीडेंट किसी और ने किया हो। लेकिन तीसरी लड़की बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर फैन भले ही पैसे वाले हों, लेकिन वो इस टाइप के पर्सन नहीं है कि किसी को जबरदस्ती पैसे देकर जेल भेज देंगे। सभी बातें रोंग भी सुन रही होती हैं और कहती हैं कि उसने मुझे अभी मर्डर कहा, जबकि सच्चाई वो अच्छी तरह जानता है। तभी वो एयरपोर्ट वाला पर्सन उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है, देखो, ये तो वही पर्सन है जिसने एक पर्सन का मर्डर कर दिया है। सभी लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं, इसलिए मिस्टर को जल्दी से ढककर उसे वहाँ से ले जाता है। बाद में वो लोग अब्रॉड आ चुके होते हैं, जहाँ पर मिस्टर को उसे एक विला गिफ्ट करता है और कहता है, मुझे पता है तुम अभी अपनी बुरी यादों की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, पर मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा और साथ ही में रहूंगा। रोंग बैठकर सोशल मीडिया चेक कर रही होती हैं और वहाँ के सभी पोस्ट को रीड कर रही थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 3 सालों में उसने जिन के लिए क्या क्या किया है, और वो अपने लाइफ को भी कंपेयर कर रही थी कि उसने जेल में क्या क्या सहा था।
यहाँ पर जिन एकदम आराम से मजे कर रही थी और वही रोंग की लाइफ बिल्कुल बुरी हो गई थी। वो इन सभी चीजों को रीड कर काफी ज्यादा डरने लगती है। सोचती है कि उसने मेरे डैड को भी मार दिया। जब मिस्टर गू ये सब नोटिस करता है और वो जल्दी से उसके पास आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तो रोंग कहती है कि मुझे इन सब चीजों का बदला लेना है, मुझे मिस्टर फैन के सभी गुनाहों को बाहर लाना है। मिस्टर गू समझ जाता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जहाँ पर बताया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट हमने हासिल कर लिए हैं, और वो उसे सेंड करता है, जहाँ पर मिस्टर गू को सभी चीजें रीड करने लगती हैं। इधर आराम से जिन अपने सोशल मीडिया को चेक कर रही थी, जहाँ पर उसको सभी लोगों ने काफी ज्यादा लाइक किया था और विश कर रहे थे कि उसकी और मिस्टर फैन के साथ में मैरिज होनी चाहिए। भले ही मिस्टर फैन ने उसे अडॉप्ट किया था, पर उनका ब्लड रिलेशन तो नहीं था। जिन भी इन सभी चीजों से बहुत खुश हो रही होती है। फिर वो डिनर प्रिपेयर करती है और सोचती है कि और मिस्टर फैन की बगल वाली सीट है जो मेरी होगी, मेरा कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तभी मिस्टर फैन आता है तो वो उसे दिखाने लगती है कि देखिए हमारे बारे में लोग कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। मिस्टर फैन उसे हाँ करता है और खाना खाने के लिए बोलता है। जिन ड्रिंक कर लेती है और नशे में होने का ड्रामा कर मिस्टर फैन के क्लोज होने लगती है, पर वो उसे दूर कर देता है तो वो उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिससे मिस्टर फैन उसे रूम में लेकर छोड़ कर जाने लगते हैं। लेकिन वो उसे अपने क्लोज कर किस करने जाने लगती है। मिस्टर फैन अपने और रोंग के मोमेंट्स को याद करने लगते हैं, जहाँ पर वो भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रिंक कर उसके क्लोज आती थी और वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। फिलहाल वो उसे दूर हो जाता है और उसे सोने का कहकर बाहर जाता है और उसे कॉल लगाने लगते हैं, पर तभी वो आवाज रूम से आता हुआ सुनकर अंदर जाता है तो उसे रोंग का फोन मिल जाता है। वो बोलता है कि इसका मतलब वो मुझे इग्नोर नहीं कर रही थी, बल्कि उसने अपना फोन यहीं पर छोड़ दिया, और जल्दी से कॉल कर अपने सेक्रेटरी को उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि रोंग के फोन पर किसी का कॉल आ रहा है, इसलिए वो कॉल पिकअप करता है। ये कॉल मिस्टर गू का होता है, लेकिन मिस्टर फैन को अभी अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताता और कहता है कि मुझे पता है तुम रोंग ढूंढ रहे हो ना। मिस्टर फैन कहता है हाँ, पर तुम कौन हो और रोंग कहाँ पर है। मिस्टर गू कहता है कि वो मेरे पास है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फैन उसे बात करने के लिए कहता है तो वो बोलता है कि वो अभी सो रही है, तुमसे बात नहीं कर पाएगी। जो सुनकर मिस्टर फैन काफी गुस्सा करने लगते हैं और सोचते हैं रोंग, तुम मुझे और कितना परेशान करना चाहती हो। अपने डैड को हॉस्पिटल में छोड़कर तुम किसी और के साथ चली गई हो, तुम्हें अपने ओल्ड फादर की चिंता नहीं हो रही। यहाँ पर मिस्टर फैन को अभी भी लग रहा था कि मिस रोंग के डैड जिंदा है। हॉस्पिटल वाली बात पर उसे ट्रस्ट नहीं हुआ था, इसलिए गुस्से से कॉल करता है कि उसके डैड के जितने भी खर्च हैं उन सभी को बंद कर दो। हम देखते हैं मिस्टर गू रोंग से कहता है कि तुमने जैसा कहा है मैंने वैसा ही कर दिया है, पर देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी इन बातों को पता था। तो रोंग कहती है हाँ मुझे पता है, पर इन सब की जिम्मेदारी उसी की है। अब वो जरूर हॉस्पिटल में मेरे डैड के मेडिकल बिल बंद करवाएगा, जहाँ पर उसे पता चल जाएगा कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है। वो इसी तरह मुझे ब्लैकमेल करता आया है, इस बार भी वो यही रास्ता अपनाएगा। इधर हम देखते हैं मिस्टर फैन अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी असिस्टेंट उसे फाइल्स लाता है और बताता है कि हमें पता चला है मिस रोंग के फादर की बिल ना पे करने से उनकी डेथ 3 इयर्स पहले ही हो चुकी थी, और मिस रोंग को लास्ट बार एयरपोर्ट देखा गया था। उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा, लगता है वो अब्रॉड जा चुकी है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उनके बिल के पैसे अभी भी भेजे थे और बेस्ट डॉक्टर रखे थे, यहाँ तक कि मैं हर महीने मेडिकल फीस भी भेजता था, फिर उनकी डेथ कैसे हो सकती है। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर वेन की डेथ हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके हास्तियों और उनके डेथ सर्टिफिकेट को भी आपके पास भेजा गया था, लेकिन वो अभी मिस जिन के पास गया था। ये सच सुनकर मिस्टर फैन को सब पता चल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि इतने सालों में जिन ही हमेशा उस रोंग के डैड से मिलने से मना करती आई है, और वो हमेशा बोलती थी कि वो उनका ध्यान अच्छे से रख रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उनकी डेथ पहले ही हो गई थी। और वो गुस्से से पागल होकर सीधे घर आता है। जिन को तो लगता है कि उसके अंकल उसके पास आए हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पर उसका चेहरा देखकर वो समझ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। मिस्टर फैन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें रोंग के बारे में कुछ कहना है। जिन कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर फैन कहता है उसके डैड की 3 इयर्स पहले ही डेथ हो चुकी है। तो जिन ड्रामा करने लगती है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि वो अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने खुद ही डिसीजन ले लिया। पर आप ये सब चीजें मैं ना पढ़ूं, वरना आपको चिंता हो जाएगी, क्या मैंने कुछ गलत किया। पर मिस्टर फैन कहता
कहता है तुम बस वेट करो रोंग से माफी मांगने का, जिससे वो कह रही होती है पर क्या। लेकिन मिस्टर फैन वहाँ से चला जाता है। गुस्से से सोचने लगती है मुझे पता है कि अभी भी मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उसे माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। मिस्टर फैन सोच रहा होता है कि रोंग के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं उसे मिस्टर फैन की पोजीशन देकर सब ठीक करूंगा। मुझे पता है वो जरूर मान जाएगी। रोंग और जियू हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं। तभी वो न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर वैन फैमिली और फैन फैमिली की मैरिज की न्यूज़ चल रही होती है। मिस्टर गू बोलता है लगता है उसे अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए अब वो तुमसे मैरिज करना चाहता है। लेकिन रोंग कहती है कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो लोग डॉक्टर के पास आते हैं रोंग के हाथ को दिखाने के लिए। डॉक्टर बताती हैं कि आपकी उंगलियों पर काफी चोट लगी है, इसलिए आपकी उंगलियां डैमेज हो गई हैं। हमें ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगती हैं, जहाँ पर मिस्टर गू उसे काफी हिम्मत दे रहा था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और वो लोग हमेशा डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट लेते थे और मिस्टर गू हर वक्त उसके साथ ही रहता है। मिस्टर गू एक डॉक्यूमेंट में सभी चीजें लिखी हुई होती हैं, जहाँ पर रोंग ने बताया था कि उसके साथ जेल में कैसा कैसा व्यवहार हुआ था। इधर मिस्टर फैन रोंग को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। काफी दिनों के बाद में उसे कुछ पता नहीं चल पाया। तभी उसके पास मेल आता है, जहाँ पर जब वो सभी चीजें देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जेल में कितना रोंग को बुली किया गया था और ये सब जिन ने करवाया था, क्योंकि उसके वॉइस भी थी जब जेल में वो सबको ऑर्डर दे रही थी। इस पर गुस्से से वो जिन के पास आता है और उसे नील डाउन होने के लिए कहता है। पूछता है रोंग के डैड के अलावा भी तुमने कुछ बात छुपाई है, पर वो माना कर रही होती है और सोचती है कि क्या जेल में बुली करने वाली बात जो कि मीडिया में आई उस पर अंकल को डाउट हो रहा है। मिस्टर फैन तो उसका गला ही पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने रोंग को बुली करने के लिए जेल में अपने लोग भिजवाए थे। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया है और तुमने उसके डैड के बिल पे करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो अब नहीं रहे। जिन तो काफी डर चुकी होती है और कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन मिस्टर फैन को तो सब कुछ पता हो गया था और कहता है मैं तुम्हें जल्द से जल्द अब्रॉड भेजवा रहा हूँ। बाहर निकलकर उसके हार्ट में काफी पेन होने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि रोंग इतना क्यों बदल चुकी थी। वो मैं था जो 3 सालों में कभी उसे मिलने तक नहीं गया। हम देखते हैं जिन काफी चिल्लेट हुए अपना सामान पैक कर रही थी और उसे काफी रोना भी आ रहा था कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो अपने और मिस्टर फैन की फोटो को देखने लगती है और सारे मूवमेंट को याद करने लगती है और उसे गलतीफहमी होने लगती है कि उसके अंकल तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कभी उसे अब्रॉड नहीं भेजेंगे। तभी गेट नॉक होता है, जहाँ वो देखती है कि मिस्टर फैन अपने सभी बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के साथ आया हुआ है और वो लोग जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाते हैं। ये सब मिस्टर फैन भी ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। जिन जब अपने न्यू कॉलेज में आती है जो कि अब्रॉड में था, तो वहाँ पर जो भी चाइना के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सब चीजों के बारे में पता होता है कि जिन ने कितने ज्यादा गलत काम किए हैं। यहाँ तक कि उसने रोंग के फादर की डेथ भी करा दी थी और साथ ही खुद ही कार एक्सीडेंट किया था। सभी बातों को जानकर उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं। जिन जल्दी से अपने अंकल का सपोर्ट लेने लगती है। वो सोचती है वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मुझे पता है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने तुम्हें अब्रॉड क्यों भेजा। इधर हम रोंग को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रही थी, यानी कि उसका हाथ काफी ठीक हो चुका था। तभी वहाँ मिस्टर गू आता है और उसे बताता है कि सभी चीजें मैंने मीडिया में फैला दी हैं, लेकिन मिस्टर फैन ने अपने नेफ्यू को अब्रॉड भेज दिया है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसके कर्मों की सजा नहीं मिली। मिस्टर गू उसे चिंता करने से मना करता है और कहता है तुम्हारे साथ जिसने भी जो कुछ किया मैं सभी का बदला लेकर रहूंगा। रोंग अभी भी डर रही थी और वही इमेजिन करने लगती है कि कैसे मिस्टर फैन और जिन और सभी मिलकर उसे बुली कर रहे हैं। मिस्टर गू उसकी हालत देखकर उसे एक अच्छी सी प्लेस पर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। रोंग को मिस्टर गू लाइक करना भी स्टार्ट कर देती है। वो सोच रही थी कि मेरे डैड के बाद बस यही पर्सन है जो मेरी इतनी केयर कर रहा है। इधर जब जिन जा रही थी कॉलेज, तभी उस पे कोई ऊपर से पानी फेंक देता है और वो गिर भी जाती है। सभी मिलकर उसे काफी बुली कर रहे थे। वो गुस्से से इन सभी का जिम्मेदार जिन को ही मानती है और यहाँ पे उसके अंकल भी कोई बात सुनने वाले नहीं थे। तभी मिस्टर फैन के पास न्यूज आता है कि वो वहाँ से भाग चुकी है, इसलिए वो जल्दी से फिर से जिन को ढूंढने के लिए कहते हैं और खुद भी अब्रॉड आकर उसके बारे में पता कर रहा था। जिन तो वहाँ से भाग आई थी और रोड पे भटकते हुए सोच रही थी कि बिना पैसे और बिना फ्रेंड्स के मुझे ऐसी जिंदगी करनी पड़ रही है। तभी वो रोंग को किसी और पर्सन के साथ पेरिस में घूमता हुआ देखती है, तो उसका पीछा करने लगती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पेरिस में क्या कर रही है। मैंने तो सुना था कि वो अनाथ हो चुकी है और इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है।
फिर ये किसके साथ इतने मजे से घूम रही है और वो उसका पीछा करते हुए शॉपिंग मॉल में आ जाती है जहाँ पर मिस्टर गू और रोंग शॉपिंग कर रहे थे। ये सब देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है और कांची उठाकर उन्हें मारने के लिए लेती है, पर तभी वहाँ मिस्टर फैन आता है और उसके हाथ को पकड़कर बाहर ले जाता है। पूछने लगते हैं कि तुम अब किस पर हमला करने वाली थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहाँ से भाग आने की जिन जल्दी से रिक्वेस्ट करने लगती है, अंकल मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे प्लीज आप साथ में ले चलिए, मुझे यहाँ पर सभी बुली कर रहा था। पर वो पूछता है सबसे पहले ये बताओ तुम अंदर किसे हर्ट करने वाली थी। जिन कहती है आप बिल्कुल बदल चुके हैं और आप बस रोंग से प्यार करते हैं, इसलिए आपको मेरी चिंता नहीं हो रही, मैं उस रोंग को मार डालूंगी और वो आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। जिस पर मिस्टर फैन को बहुत गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगाता है। जिन बोलने लगती है कि आपने उसके लिए मुझे मारा और उसे हक कर कहती है प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर मिस्टर फैन कहता है ठीक है तुम वापस आना चाहती हो ना, मैं तुम्हारे लिए इसे पूरी कर देता हूँ और उसे कार में बैठा लेता है। ये सब मिस्टर गू और रोंग भी देख रहे होते हैं। रोंग बोलती है हमें गार्ड को काफी पैसे देने पड़े इसे बाहर निकालने के लिए, काश वो कांची मुझे लग जाती जिससे हम उसे जेल भेज सकते थे। मिस्टर गू कहता है चिंता मत करो, हमारे पास अभी और भी चांस है और घर चढ़ने के लिए कहता है। इधर मिस्टर फैन उसे सीधे जेल में ही बंद करवा देता है जहाँ पर वो तो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। असल में मिस्टर फैन ने इसे पागल खाना ही भेजा था। मिस्टर फैन फिर अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है रोंग के बारे में सभी चीजें पता करने के लिए और वो कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक भी उसे रोंग के बारे में जानकारी नहीं थी। जब बाहर आता है तो सभी मीडिया वाले क्वेश्चन करने लगते हैं मिस्टर फैन आपकी फैमिली के शेयर काफी नीचे गिर रहे हैं, क्या आपको इसकी चिंता नहीं है। वो कहता है मेरी होने वाली वाइफ गायब है, फिलहाल मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ और उन्हें भी इसमें सपोर्ट करने के लिए कहता हूँ। मेरी होने वाली वाइफ का पता चले तो इन्फॉर्म करेंगे। इधर रोंग पेंटिंग कर रही होती है, तभी मिस्टर गू आता है और उसे बताता है कि मिस्टर फैन ने जिन को जेल भेज दिया है और अब मिस्टर फैन के भी सभी करतूत मेरे पास है, तो तुम क्या उसे भी जेल भेजना चाहती हो। वो कहती है तुम्हारी जैसी मार्सी, तुम देख लो, और पेंटिंग दिखाते हुए कहती है ये कैसा दिख रहा है मिस्टर गू, और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। कहता है हाँ। फिर वो कॉफी पीने लगती है। मिस्टर गू कहता है कुछ बिजनेस के सिलसिले में वापस चाइना जा रहा हूँ और वहाँ के बर्लिन कॉन्सर्ट में भी जाऊंगा, क्या तुम वहाँ पर चलना चाहती हो। वो बर्लिन के कॉन्सर्ट हॉल को याद करने लगती है जहाँ पर उसके होस्ट कितने ज्यादा उसकी तारीफ करते थे और उसे हमेशा मोटिवेट करते थे, इसलिए वो उनसे मिलने का सोचती है और वो दोनों बर्लिन हॉल में आते हैं जहाँ पर उसके टीचर उसे देखकर काफी खुश होते हैं और उसे फिर से ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बताती है मेरे हाथ में चोट लगी है। ये सुनकर उसके टीचर काफी दुखी होते हैं। उसके टीचर को बहुत दुख होता है ये जानकर और कहते हैं कि उसके जैसा स्टूडेंट अभी तक उन्हें नहीं मिला। बाद में वो दोनों बैठकर शो देखने लगते हैं जहाँ पर रोंग को उस लड़की में खुद की हुनर नजर आने लगती है। वो सोचने लगती है कि कैसे वो भी मिस्टर फैन के साथ कॉन्सर्ट देखने आया करती थी जहाँ वो उसकी तारीफ करता था कि तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं बजा सकता, और वो काफी इमोशनल हो रही थी। मिस्टर कू ये सब समझ रहा था। बाद में वो दोनों खुश होकर बाहर आते हैं। वो सोचती है कि भले अब मैं प्ले नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा मेरा साथ देता है, यही मेरे लिए काफी है। तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर ले रहा था। मिस्टर फैन बैठा था। तभी उसके पास सेक्रेटरी जल्दी से पिक्चर लाता है और दिखाता है कि मिस्टर गू के साथ एक जो महिला अभी चाइना वापस आती है वो बिल्कुल मिस रोंग की तरह दिख रही है। ऐसा लगता है कि यही मिस रोंग है। तो मिस्टर फैन भी सोचने लगता है तभी तो मैं सोच रहा हूँ मिस्टर गू हमेशा मुझसे बिजनेस के सिलसिले में कंपटीशन करता रहता है और मेरे शेयर भी उसकी वजह से नीचे गिर गए हैं। मुझे लगता है जो कुछ भी मुझे वो एविडेंस भेज रहा था वो वही था, इसलिए जल्दी से वो उसे मिलने के लिए जाता है। कार में बैठकर वो यही सोच रहा था कि अब फाइनली मैं रोंग को देखूंगा, मैं उससे अपने हर किए के लिए माफी मांग लूंगा। वो जो कुछ भी कहेगी मैं वो सब करूंगा और जल्दी से मैं उसके साथ मैरिज करना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपनी हर गलती का भरपाई कर दूं। मुझे पता है ये भी काफी नहीं होगा, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है अपनी गलतियों की प्रेषित करने का। इधर ये दोनों जा रहे होते हैं तभी सामने मिस्टर फैन आ जाता है, पर उसे देखकर रोंग पीछे हटने लगती है। वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। पर रोंग उसे छूने से मना करती है। मिस्टर गू बीच में आता है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि रोंग अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो कहता है मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर इसके बदले मैंने जिन को जेल भेज दिया। मुझे उसके करतूतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन
लेकिन वो कहती है हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मिस्टर फैन कहता है अंकल का लेटर अभी मेरे पास ही है जो कि उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। रॉन्ग को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए वो उसे मांगती है, पर वो बोलता है पहले तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन मिस्टर गू माना कर देता है और कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन मिस्टर फैन तो बिल्कुल इनकार कर देता है और कहता है अगर लेटर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ अकेले में ही चलना पड़ेगा। यहीं पर मैंने होटल लिया है और वहीं पर तुम्हारे डैड का लेटर भी है, जिस पर वो मान जाती है अकेले जाने के लिए। मिस्टर गू कहता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना, जिस पर वो हाँ कहती है। फिर मिस्टर फैन उसे लेकर जाने लगता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि होटल का रास्ता नहीं है, तो वो पूछने लगती है। मिस्टर फैन बताता है हाँ मैं तुम्हें अपने पर्सनल विला में ले चल रहा हूँ। और वो देखता है कि मिस्टर गू उनका पीछा कर रहा है, तो अपनी कार को घुमा लेता है। लेकिन रॉन्ग उसे बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और वो मिस्टर गू के पास कॉल करने लगती है, लेकिन मिस्टर फैन उसके मोबाइल को छीनकर पीछे फेंक देता है और उसे अपने विला में ले जाता है। रॉन्ग जाने से इनकार करने लगती है, तो वो कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड का लेटर मेरे पास है, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन रॉन्ग को अंदर आकर पता चल जाता है कि मिस्टर फैन झूठ बोल रहा था और वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जाने का बोलने लगती है। लेकिन मिस्टर फैन उसे घर के अंदर लाता है और उसके क्लोज होने लगता है, पर तभी मिस्टर गू आ जाता है और मिस्टर फैन को मारते हुए दूर कर देता है। रॉन्ग उसे देखकर शांत हो जाती है। मिस्टर गू से कहता है मैं आ गया हूँ। मिस्टर गू को काफी गुस्सा आ रहा था मिस्टर फैन पर, इसलिए वो उसे मारने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे घर चलने का कहती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर फैन को अभी भी गलतफहमी हो रही थी और वो सोचने लगता है मुझे पता है कि मेरे पास जरूर वापस आओगी। घर पर आकर रॉन्ग काफी डरी होती है, तो मिस्टर गू से चिंता करने से मना करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर मिस्टर फैन होता है और वो उसे रॉन्ग से मिलाने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर गू से मना कर देता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुमने उसे ऑलरेडी हर्ट कर दिया, अब तुम उसे कितना चोट पहुँचाना चाहते हो। लेकिन मिस्टर फैन फिर भी वही वेट कर रहा था और वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल कर पता लगाने के लिए बोलता है कि किसने जेल में उसकी इतनी बुरी कंडीशन की थी, उनको और ज्यादा सजा देने के लिए। इधर मिस्टर गू और रॉन्ग को बाहर से देखकर मिस्टर गू के पास कॉल कर बस उसे एक बार रॉन्ग से बात करने का कहता है, पर मिस्टर गू कहता है वो अभी भी मेंटल कंडीशन से गुजर रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम उसे क्यों हर्ट करना चाहते हो। इधर जिन को देखते हैं जिसे जेल से छोड़ दिया गया था और वो रॉन्ग से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन लोगों का पीछा करती है। मिस्टर गू और रॉन्ग जा रहे थे, तभी मिस्टर फैन उनकी कार को रोक लेता है और वो दोबारा से रॉन्ग को एक चांस मांगता है, लेकिन रॉन्ग उसे साफ साफ मना कर देती है। मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में ही सब क्लियर कर दिया था, वो कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मिस्टर गू उसे एक पंच मारता है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, पर रॉन्ग उन्हें लड़ने से मना करती है और मिस्टर फैन से कहती है तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हारे प्यार की यही देन है? मेरी ये सारी उंगलियां कैसे बर्बाद हो गई हैं? यहाँ तक कि मुझे सिगरेट से भी जलाया गया था, मेरे कंधे को तोड़ दिया गया है। क्या तुम्हें अब इसे संतुष्टि नहीं मिल रही है कि तुम अब और मेरा पीछा कर मुझे हर्ट कर रहे हो? ये सभी बातें सुनकर मिस्टर फैन नील डाउन होकर उसे माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं था, मैंने सब चीजें फिर से ठीक कर दी हैं, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? तभी हम जिन को देखते हैं जो कि पागलों की तरह कार से रॉन्ग का एक्सीडेंट करना चाह रही थी, लेकिन मिस्टर फैन जल्दी से उन दोनों को दूर कर देता है, जिससे उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। जिन जल्दी से भागकर अपने अंकल के पास आती है और रोती हुई उन्हें जगाने लगती है, मुझे आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था, ये क्या हो गया? और फिर गुस्से से रॉन्ग के पास मारने जाती है, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। पर मिस्टर गू उसे धक्का देकर नीचे ही गिरा देता है। जिन फिर भी मिस्टर फैन की फिक्र कर रही थी। मिस्टर गू जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है, साथ ही पुलिस को भी कॉल करता है। यहाँ पर एक लड़की ने एक्सीडेंट कर दिया है। पुलिस वाले आते हैं और उसे ले जाते हैं और एम्बुलेंस में मिस्टर गू को हॉस्पिटल लाया जाता है। इधर जिन को जेल में लाया जाता है तो उसे वही कैदी के साथ रखा जाता है जो रॉन्ग को बुली करते थे। वो सभी बोलने लगते हैं तुम ही मिस फैन हो ना जिसने हमें रॉन्ग को बुली करने का ऑर्डर दिया था, तुम्हारी वजह से मिस्टर फैन ने हमारी सजा और लंबी कर दी। तुमने हमें जल्दी रिलीज करने का प्रॉमिस किया था लेकिन खुद जेल में आ गई। अब तो हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जब वो भर्ती होता है तभी वहाँ रॉन्ग आती है उसे देखने के लिए। डॉक्टर बताती हैं उसका पैर गंभीर रूप से घायल हुआ है जिससे वो कभी चल नहीं पाएंगे। जब मिस्टर फैन को होश आता है तो वो एक और चांस मांगता है, पर रॉन्ग कहती है तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिल गई है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पैर एकदम खराब हो गया है, अब तुम्हें फील होगा कि किसी को दर्द देने का पेन क्या होता है और तुम भी खुद ही भुगतोगे।
मिस्टर फैन उसे एक और चांस मांगता है, लेकिन रॉन्ग मानकर चली जाती है। ऑफिसर आकर उसका सिंग लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर फैन ग्रेव पर आता है, जो कि रॉन्ग के डैड का होता है। वो वहाँ मैरिज का कार्ड देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जियो और रॉन्ग एक दूसरे से मैरिज कर रहे हैं, और यहाँ पर वो विश करता है उनकी खुशी का, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।